हाँ बच्चों देखो, पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन के सारे तरीके देख लिए थे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने पूरी सिंसियरिटी से वो रिकॉर्डेड वीडियो ढंग से समझे होंगे और क्लास नोट्स में नोट कर लिए होंगे। बाकी मूर्खों का कुछ भी नहीं कर सकते। केवल ध्यान रखना कि हम टीचर्स लोग एक सिंगल डे की भी क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लेट स्टार्ट हुआ है। तो ये सिंसियरिटी केवल टीचर्स की ओर से ही नहीं, तुम्हारी ओर से भी होनी चाहिए कि जब भी कुछ इंटरनेट पे प्रॉब्लम हो तो हम रिकॉर्डेड वीडियो भेजें तो उसको उतने ही सिंसियरिटी से तुमको देखना है। ठीक, एनीवे आगे बढ़ रहा हूँ। तो वही पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन के सारे मेथड पढ़ लिए थे। तो देखो, पिछली क्लास में हम जो इंटीग्रेशन करते थे वो बिना लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करते थे। ध्यान रखना, प्रीवियस क्लास में जो इंटीग्रेशन करते थे वो विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते थे और बिना लिमिट के जो इंटीग्रेशन होता है उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या अनलिमिटेड इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलना ये अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन किए थे उसमें लिमिट नहीं दे रखी थी, तो बिना लिमिट के जो इंटीग्रेशन होता है उसको अनलिमिटेड इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अब हम लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन होता है उसको लिमिटेड इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और तुम मान के चलना कि फिजिक्स में हम जितनी भी बार इंटीग्रेशन करेंगे हर बार हम डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन ही करेंगे। ठीक, चलो एक बार देख लेते हैं कि ये लिमिटेड इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको देखते हैं। तो तुम बताओ कि इंटीग्रेशन को हमने एरिया से ही समझा था ना, है ना? इंटीग्रेशन को एरिया के इस वाले एग्जांपल से समझा था। तो उसी एग्जांपल को लेते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। देखो, इंटीग्रेशन को हमने एरिया से समझा था तो वही एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे इस बार भी मान लेते हैं कोई रीजन है, ठीक है ना? वही इस बार भी कोई रीजन है जिसकी विड्थ लेंथ के साथ चेंज कर रही है। और चलो क्वेश्चन में दे रखा है कि विड्थ लेंथ के साथ कैसे चेंज कर रही है, y इक्वल टू एक्स क्यूब के टाइप से चेंज कर रही है। ठीक है, तो वही पिछली क्लासेस में हमने इस रीजन का एरिया तो निकाला था, है ना? ध्यान रखना कि पिछली क्लास में हमने इस रीजन का एरिया तो निकाला था लेकिन एरिया कहां से कहां तक निकालना है वो स्पेसिफाई नहीं कर रखा था। याद रखना कि पहले हमने इसका एरिया तो निकाला था लेकिन एरिया कहां से कहां तक निकालना है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। तो तब जो इंटीग्रेशन किया था उसको तो अनलिमिटेड या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन इस बार एरिया कहां से कहां तक निकालना है वो भी स्पेसिफाई कर रखा है। तो देखो, इस बार हमको इस रीजन का एरिया निकालना है और कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल 2 तक इस रीजन का एरिया निकालना है, मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। ठीक है, तो बस अब कैसे करेंगे वो देखना है। मैंने प्रॉपर्ली लिख भी दिया है, इस रीजन का एरिया निकालना है और कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक इस रीजन का एरिया निकालना है। बस उसके लिए भी अपना वही पुराना मेथड लगाएंगे, है ना? तो मैंने बताया था कि इसका एरिया निकालने का भी वही तरीका कि इस पूरे रीजन को पतली पतली पट्टियों में बांटेंगे, मतलब पूरे रीजन को पतले पतले एलिमेंट में बांटेंगे। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, मतलब कोई पतला सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, वही x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी या पतला सा एलिमेंट लेते हैं। अब आराम से बताओ कि पट्टी x डिस्टेंस पर है तो बताओ इस अकॉर्डिंग इसकी विड्थ कितनी होगी, y इक्वल टू एक्स क्यूब होगी। ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आराम से बताओ कि इस पतली सी पट्टी की थिकनेस dx और इसकी विड्थ x क्यूब है, तो बताओ इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना होगा, x क्यूब dx। बस आराम से बताओ कि इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट का एरिया x क्यूब dx
तो बताओ इस पूरे रीजन का टोटल एरिया इन सब का कंटिन्यूस समेशन, बस इस पूरे रीजन का टोटल एरिया इन सब का कंटिन्यूस समेशन मतलब इंटीग्रेशन x क्यूब dx। और यहां तक तो हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन एरिया कहां से कहां तक निकालना है वो हमको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, तो बस इस बार इस रीजन का टोटल एरिया इंटीग्रेशन x क्यूब dx तो होगा, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू तक। एरिया इंटीग्रेशन x क्यूब dx तो होगा, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू तक। और ध्यान रखना कि लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन करते हैं उसको लिमिटेड इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर बस डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो हमने देख लिया है। अब चलो अब एक बार देखते हैं कि लिमिटेड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, लिमिटेड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये तो घबराना मत, लिमिटेड इंटीग्रेशन करने का बिल्कुल सिंपल तरीका कि पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में लिमिट रख देंगे। चलो पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं। तो आराम से बताओ कि x की पावर 3 dx है ना, x की पावर 3 dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1 ओपन 3 प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4/4, जगह की कमी है इससे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 1 ओपन 3 प्लस 1, मतलब x की पावर 4/4। तो नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन कर दिया और अब लिमिट रखेंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2। तो लिमिट कैसे रखते हैं वो भी देखना। ठीक, तो लिमिट रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका कि पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो चलो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट में x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4/4 माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखोगे तो 0 की पावर 4/4 मतलब 0। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16/4 कितना हो गया 4 माइनस 0, तो आंसर 4 आ गया। तो बस इस रीजन के एरिया का बिल्कुल डेफिनेट वैल्यू आ गया, कितना आ गया 4। और श्रद्धा हो तो यूनिट भी रख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि जो x है मतलब जो लेंथ है वो भी मीटर में दे रखी है और y मतलब विड्थ भी मीटर में दे रखी है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर्ड है। बस इस बार एरिया की बिल्कुल डेफिनेट वैल्यू आ गई, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। बस अब शायद डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिटेड इंटीग्रेशन क्या होता है वो पता चल गया होगा। बस याद रखना कि भाई इंटीग्रेशन लेकिन लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन होता है उसको डेफिनेट और या लिमिटेड इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। और डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी स्किल तुमको आ गई होगी। तो उसके लिए वही कि बस सिंपली नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं और बाद में लिमिट रखते हैं। और लिमिट रखने का तरीका ये होता है कि पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट की वैल्यू, ये आ गया है ना। अब इसमें और भी कुछ छोटी छोटी चीजें वो देखना। ठीक, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल नॉनसेंस चीजें, लेकिन एक बार झेल लेना। ठीक ना, तो देखो अगर तुम बुक के अनुसार देखो, किताबी तरीके से देखो, तो किताबी तरीके में देखोगे तो उसमें x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c लिखा होता है ना। बुक में इसका इंटीग्रेशन ये लिखा होता है x की पावर 4/4 प्लस c। ये c का मीनिंग मैं आगे बताऊंगा, छुपा करके जानबूझ के छुपा के रख रहा हूँ। तो बुक में देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c लिखा होता है। लेकिन बताओ जो अपर लिमिट रखेंगे है ना, जो अपर लिमिट रखेंगे उसमें भी प्लस ही आएगा माइनस, जो लोअर लिमिट रखेंगे उसमें भी प्लस ही आएगा। तो बताओ प्लस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपना फाइनल आंसर इतना ही आएगा। तो देखो तुम अच्छे से ध्यान रखना है ना, आगे के लिए अच्छे ध्यान रखना
कि पूरी फिजिक्स में हम जितनी भी बार इंटीग्रेशन करेंगे उसमें हमेशा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करते हैं। क्या रखना कि पूरी फिजिक्स में हमेशा डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन ही करते हैं, और जो डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन करते हैं उसमें सी से सी कैंसिल हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि सी का अपने फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए इस बीमारी को मैं अभी नहीं ला रहा हूँ, राइट टाइम पे इस बीमारी को मैं बता भी दूंगा, जेल भी दूंगा कि क्यों आता है, लेकिन ये ध्यान रखना नहीं। तो आगे के लिए तुम ये चीज ध्यान रखना, यानी कि पूरी फिजिक्स में हम हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी से सी कैंसिल हो जाता है। इससे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी उसका कोई महत्व नहीं है। इसे जानबूझ करके मैं इसको छुपा कर रख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ, ये सारा पता चल गया होगा। बस अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है वो सब तो देख लिया। अब हम केवल डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन करने के कुछ फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इससे डर खत्म हो जाए। चलो इसका एक क्वेश्चन है ना, पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। तो इसका केवल एक क्वेश्चन ही मैं करूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम्ही को करने हैं, ठीक है। देख लेना, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इस बार हमको इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7 dx इसका इंटीग्रेशन करना है, और इस बार लिमिट दे रखी है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, बस इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। मैंने बताया था कि लिमिटेड इंटीग्रेशन करने का वही तरीका कि पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं और फिर लिमिट रखते हैं। चलो पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं, तो आराम से बताओ कि सब एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में इंडिपेंडेंट है, तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलो पहले इसका करते हैं। बताओ इस टर्म को हम कैसे रीड करेंगे, 3x² dx सॉरी हाँ, तो इस टर्म को हम कैसे रीड करेंगे, 3x² dx। तो तुम बताओ, इसमें 3 तो कांस्टेंट है बाहर, और x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 मतलब x क्यूब बाय 3 माइनस अगली टर्म 2x dx। तो इसमें -2 तो कांस्टेंट है बाहर, और बचा x dx मतलब x की पावर 1 dx। तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाय 2 प्लस लास्ट टर्म 7 dx। तो 7 कांस्टेंट है बाहर, और ओनली dx का इंटीग्रेशन x। और चलो लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, x क्यूब माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 7x। और बताओ लिमिट कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, बस नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम लिमिट रखेंगे, तो बताया था लिमिट कैसे रखते हैं, सिंपली अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में x की जगह 2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 क्यूब माइनस x की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 मतलब 0 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा यानी 14, 14 माइनस 4 किया तो 10, 10 और 8 18। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 18, इतना आ गया। ठीक, तो इजीली मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो। और देखो अभी मैं गधोटा से इतना सारा लिख रहा हूँ, लेकिन आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे अपने रेक्टिलिनियर मोशन और उधर जो क्वेश्चन करेंगे, अब उसमें ये भी चीज डायरेक्ट आनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन आगे तुमको डायरेक्ट आना चाहिए कि 3 कांस्टेंट है बाहर, और x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल तो x क्यूब माइनस 2 बाहर, और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो x स्क्वायर प्लस 7 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x। तो अभी मैं मूर्खों से इतना लिख रहा हूँ, लेकिन आगे चीज तुमको डायरेक्ट आनी चाहिए। चलो ये मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, अब सारे क्वेश्चन तुम्ही को करने हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
ये तो देखो इस बार हमको पूछा है कि इंटीग्रेशन 12x³ माइनस 2x प्लस 3dx इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू दे रखी है। ठीक है, तो 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना, खुद ट्राई करना और उसके बाद इसको देखना। और पहले से मैं वार्न कर रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन ढंग से करना, ठीक, क्योंकि कई लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं। ठीक, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो तुम। चलो आगे बढ़ो। मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिसने सिंसियरली किया होगा उससे हो गया होगा, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये इंटीग्रेशन करना है और लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 है। तो बस वही तरीका कि पहले नॉर्मल टाइप से लिमिट रखेंगे, क्या बोल रहा सॉरी, पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे और बाद में लिमिट रखेंगे। चलो पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं। बताओ पहली टर्म क्या है, 12x³ dx। बताओ इसमें 12 तो कांस्टेंट है बाहर और x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 1 अपन 3 प्लस 1 मतलब x की पावर 4/4 माइनस इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर और बचा x dx मतलब x की पावर 1 dx, तो उसका इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 मतलब x²/2 प्लस तीसरी टर्म 3dx, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर और ओनली dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2। बस थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो बताओ ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, 3x की पावर 4 माइनस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो x² प्लस 3x, ठीक है, और लिमिट रख इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2। बस अब कर सकते हैं ना, बस इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट रखेंगे। और मैंने बताया था कि लिमिट कैसे रखते हैं बताओ, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट में x की जगह 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 की पावर 4 ये कितना होता है 16 माइनस x की जगह 2 रखेंगे तो 2² प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस, अब लोअर लिमिट में x की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1² प्लस 3 इंटू 1 ये हो गया। ठीक, बस इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, देख लेना ये कितना आएगा है 16 इंटू 3 48, लिख देता हूँ चलो बच्चों को टाइम से, ये 48 माइनस 4 प्लस 6 माइनस ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 मतलब 5। तो बताइए तो कितना हो गया, ठीक, कितना हो गया 50 माइनस 5 मतलब 45। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। इसका एक और क्वेश्चन तुमको देख करना है, देख लो। इस बार इंटीग्रेशन sin x प्लस √3 cos x dx इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई है। समझते हैं पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इसको भी 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और ट्राई करो तुम खुद। चलो मेरे ख्याल से तुमने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, जो सिंसियर उसका ढंग से आंसर भी आ गया होगा। इसको कर लेते हैं। ठीक, वही तरीका कि पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लिमिट रखेंगे। तो चलो पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहली टर्म sin x dx तो हमने पढ़ा था कि sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस अगली टर्म √3 cos x dx, तो बताओ √3 तो कांस्टेंट है बाहर और बचा cos x dx, तो cos x dx का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट कहां से कहां तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई। बस अब सिंपल टाइप से लिमिट रख देंगे। कोई लिमिट कैसे रखेंगे बताओ, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। चलो पहले अपर लिमिट बताओ। अपर लिमिट में x की जगह पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस
√3 इंटू साइन पाई माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 0 प्लस √3 साइन 0 ई हो गया। ठीक है, अब हमको अच्छे पता है ये एंगल पाई की फॉर्म में दे रखा हो तो रेडियन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ भी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं, चलो तुम स्मार्टली बताओ कि cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो माइनस cos 180 डिग्री कितना होगा +1 और साइन 180 0 मतलब पूरा 0 हो गया माइनस। बताओ cos 0 कितना होता है 1, तो माइनस cos 0 -1 प्लस ये साइन 0 0 तो ये 1 माइनस माइनस का +1 तो ये आंसर 2 आ गया। इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो अभी हमने इंटीग्रेशन करना कंप्लीटली सीख लिया। तो ऐसे पिछली क्लास तक तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया था और अभी की क्लास में हमने डेफिनेट या लिमिटेड इंटीग्रेशन करना भी सीख लिया। मतलब इंटीग्रेशन करना हमने कंप्लीटली सीख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटीग्रेशन के फिजिक्स में एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन देखे थे वैसे इस इंटीग्रेशन के भी फिजिक्स में एप्लीकेशन देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन का पहला एप्लीकेशन तो मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ सॉरी। तो इंटीग्रेशन का पहला एप्लीकेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन से हम किसी भी रीजन का एरिया निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन को समझा ही तो हमने एरिया से था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन का पहला एप्लीकेशन ये है कि इंटीग्रेशन से हम किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन से वी कैन फाइंड एरिया अंडर अ कर्व, ये निकाल सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन से कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकालते हैं वो तुम 2 बार देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बार क्रम में आ गया है तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो इस बार मान लेते हैं कोई भी कर्व है, वही इस बार कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इस बार हमको दे रखा है कोई कर्व है और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू x की पावर 4 है। तो बस हमको इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना है। और एरिया कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक इस कर्व के नीचे का एरिया कितना होगा वो देखना है हमको। तो हमको पता है इस बार भी कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो हमको पता है कि उसके लिए इस पूरे रीजन को पतली पतली पट्टियों में बांट देते हैं, मतलब पतले पतले एलिमेंट में बांटते हैं। और चलो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली पट्टी लेते हैं या पतला सा एलिमेंट लेते हैं। बताओ ये एलिमेंट x डिस्टेंस पर है तो इस अकॉर्डिंग उसकी विड्थ कितनी होगी, y इक्वल टू x की पावर 4 होगी। बस आराम से बताओ इस पतली सी पट्टी की थिकनेस तो dx और इसकी विड्थ x की पावर 4 है। तो बताओ इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, x की पावर 4 dx। तो बताओ पतले से एलिमेंट का एरिया इतना होगा तो इस पूरे रीजन का टोटल एरिया इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ कि पूरे रीजन का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन सब का कंटिन्यूस समेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx ई हो गया। ठीक है, और एरिया कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 0 से 5 तक निकालना है। तो लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5। फिर आगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था। हमको पता है कि पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन और फिर लिमिट। पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करते हैं। तो बताओ x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपन 4 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5/5 और लिमिट रखते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5। चलो मैं लिमिट इधर रख देता हूँ। बताओ अपर लिमिट कैसे रखते हैं, वही अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट।
अपर लिमिट में x की जगह 5 रखेंगे तो कितना आएगा 5 की पावर 5 ओपन 5 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो बताओ 5 की पावर 5 अपन 5 की पावर 1 कितना होता है 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कितना होता है 625। बस इस रीजन का एरिया 625 ये आ गया, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो देखो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ध्यान रखना, ठीक ध्यान रखना कि अभी तक तो हमको किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकालना हो तो अभी तक तो हम मूर्खों टाइप से डिटेल में करते थे मतलब चित्र बनाते थे, फिर x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लेते थे, छोटे से एलिमेंट का एरिया इतना, तो इस पूरे रीजन का टोटल एरिया इसका इंटीग्रेशन तो कर तो लिया था लेकिन काफी सारा लेंदी हो गया था, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम आराम से बताओ इस छोटे से एलिमेंट का एरिया x की पावर 4 dx, तो इस पूरे कर्व के नीचे का टोटल एरिया इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। अब तुम बताओ इस x की पावर 4 को जनरली क्या लिख सकते हैं y, है ना, कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू x की पावर 4 थी ना, बताओ इस x की पावर 4 को जनरली क्या लिख सकते हैं y, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कर्व के नीचे का टोटल एरिया जनरली क्या होगा इंटीग्रेशन y dx, है ना, तो हम जनरलाइज कर सकते हैं x की पावर 4 को जनरली y बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी रीजन के सॉरी हम लिख सकते हैं कि किसी भी कर्व के नीचे का टोटल एरिया कितना होगा इंटीग्रेशन y dx, ये ध्यान रखना बस। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना क्योंकि बार बार इतना कचरा करने का टाइम नहीं है, तो याद रखना तुम कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया मतलब एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ कितना होता है इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, डायरेक्ट ध्यान रखना। देखो अब अगर एक क्वेश्चन पूछा हो, है ना, अब अगर एक क्वेश्चन पूछा हो कि y इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक कर्व की इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 से 5 तक इस कर्व के नीचे का एरिया कितना वो अब पूछे, तो अब गधों टाइप से न तो चित्र बनाने की जरूरत है और न एलिमेंट लेने की जरूरत है, बस अब तो हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। बस हमको हमको एक ही चीज पता है कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया कितना होता है इंटीग्रेशन y dx, फॉर्मूले की फॉर्म में याद रख लिया है कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया सिंपली इंटीग्रेशन y dx, और इस बार y हमको कितना दे रखा है x की पावर 4, तो इस कर्व के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx, और लिमिट कहां से कहां तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। अब गधोटा ऐसे चित्र बनाना और ऐसी पूरी रामायण लिखने का टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलो अब हम एरिया अंडर कर्व निकालने की कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब गधोटा ऐसे घिस करके नहीं, चालाकी से डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने अभी पूरा डिटेल में कर लिया, लेकिन फॉर्मूला बना लिया तो इसको मैंने बड़े से अक्षरों में लिख दिया है ताकि बड़ा बड़ा याद रहे। तो याद रखना कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया मतलब एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ कितना होता है सिंपली इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, ये डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक। चलो अब इसका क्वेश्चन लेते हैं जिसको अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कोई कर्व है भाई, इस बार भी हमको दे रखा है कोई कर्व है, और इस बार कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू sec स्क्वायर x है, ठीक। कर्व की इक्वेशन समझते हो ना, बताया था कि x और y में जो रिलेशन होता है उसी को कर्व की इक्वेशन बोलते हैं। बस कोई भी ग्राफ या कर्व है और कर्व की इक्वेशन हमको y इक्वल टू sec स्क्वायर x दे रखी है, तो हमको इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, और कहां से कहां तक x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाय 3 तक इस कर्व के नीचे का एरिया मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो बस अब गधों टाइप से पूरा आविष्कार नहीं करेंगे, है ना। अब तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया कितना होता है सिंपली इंटीग्रेशन y dx, बस इस बार भी इस कर्व के नीचे का एरिया सिंपली इंटीग्रेशन y dx होगा। और बताओ इस बार y हमको कितना दे रखा है sec स्क्वायर x दे रखा है, तो बस लिख सकते हैं कि इस कर्व के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन y dx, और इस बार y की जगह क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू dx, ये लिख सकते हैं। बस कर्व का एरिया इतना हो गया। और बताओ
एरिया कहां से कहां तक निकालना है, x इक्वल टू 0 से π/3, तो लिमिट भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/3 ये रख देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, फिर बस पहले नॉर्मल टाइप से इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लिमिट, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि sec स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/3, तो सब लिमिट रखेंगे। बताया था कि लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट में x की जगह π/3 रखेंगे तो 10π/3, माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 10/0। अब ये π/3 एंगल ऑब्वियसली रेडियन में है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये स्किल बताई थी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, बस एक ही काम कि पाई रेडियन को 180 डिग्री लिख देंगे, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो π/3 रेडियन को अपने अनपढ़ों के शब्दों में 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस पूरे रीजन का एरिया कितना आ गया, 10 π/3 मतलब 1060, 1060 तो √3 माइनस 10/0 कितना होता है 0। तो सॉल्व करेंगे तो इस रीजन के नीचे का एरिया √3 आ गया। यूनिट कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लेते हैं कि जो x है वो भी मीटर में दे रखा है, y भी मीटर में दे रखा है, तो एरिया की यूनिट मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, बाकी दोनों अगर सेंटीमीटर में दिए होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुमको वैल्यू से मतलब है, लिमिट तो तुम खुद देख सकते हो, है ना। तो इस टाइप से हम किसी भी रीजन का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाएंगे, ये पूरा डिटेल अब नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। देखो, हाँ बच्चों देखो, अभी हमने बिल्कुल कंक्लूजन निकाले है ना, तो अभी हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि किसी भी वाई ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब एरिया अंडर वाई ग्राफ कितना होता है इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। या तो हम बोल सकते हैं कि एरिया मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है ध्यान रखना कि किसी भी कर्व का एरिया इंटीग्रेशन वाई डीएक्स होता है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि एरिया मतलब इंटीग्रेशन। और देखो, इसको भी तुम दोनों डायरेक्शन में याद रखना, मतलब ऐसे याद रखना कि एरिया मतलब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, ठीक है। मतलब दोनों डायरेक्शन में बोल सकते हो कि वाई एस ग्राफ के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन वाई डीएक्स होता है, या उल्टा भी बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन वाई डीएक्स को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, वाई एस ग्राफ का एरिया। तो एक जैसे तुमको बताया था कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ भी याद रखना कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया और एरिया मतलब इंटीग्रेशन, ऐसे दोनों टाइप से याद रखना। ठीक, अब देखो, अब इसी चीज को हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि वाई एस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होता है इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। तो बस अब इसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, तुम स्मार्ट ही बताओ कि वाई एस ग्राफ के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन वाई डीएक्स होता है, वैसे ही बताओ वीटी ग्राफ हो तो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होगा इंटीग्रेशन वी डी टी। कह सकते हैं ना कि वाई एस ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन वाई डीएक्स, वैसे वीटी ग्राफ का नीचे का एरिया इंटीग्रेशन वी डी टी, वैसे एटी ग्राफ के नीचे का एरिया इंटीग्रेशन ए डी टी, और एफ टी ग्राफ के नीचे के एरिया को इंटीग्रेशन एफ डी टी बोल सकते हैं। तो बस एक चीज पक्का पता चल गई कि एरिया मतलब इंटीग्रेशन। अब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि बताओ बताओ इंटीग्रेशन वाई डीएक्स को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, वाई एस ग्राफ का एरिया, है ना। वही इंटीग्रेशन वाई डीएक्स को ग्राफिकली वाई एस ग्राफ का एरिया, वैसे इंटीग्रेशन वी डी टी को ग्राफिकली वीटी ग्राफ का एरिया, वैसे इंटीग्रेशन ए डी टी हो तो इसको ग्राफिकली एटी ग्राफ का एरिया, या इंटीग्रेशन एफ डी टी हो तो इसको ग्राफिकली एफ टी ग्राफ का एरिया ये बोल सकते हैं। तो बस ये जो लिखा उससे हमको पक्का पता चल गया, है ना, ये जो लिखा उससे हमको पक्का पता चल गया कि एरिया मतलब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन मतलब एरिया, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो, अब हमने इसी के जैसा रिजल्ट डिफरेंशिएशन में भी निकाला था और इंटीग्रेशन में भी निकाल लिया। बस
अब मैं दोनों को कंपेरेटिवली बता रहा हूँ ताकि कंपेरेटिवली याद हो जाए। देखो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, और इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया। कंपेरेटिवली याद रखना कि डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप और इंटीग्रेशन बोले तो एरिया, ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। तो एक बार लिख भी दिया मैंने, और रेड इंक पे लिखा है ताकि अच्छे से याद रहे, क्योंकि रेड इंक दिखने में बहुत सुंदर होती है, ठीक है। देखो ये हमने डिफरेंशिएशन में, ये चीज हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो द डिफरेंशिएशन या dy by dx को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, yx ग्राफ का स्लोप। मतलब कभी भी डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो स्लोप निकालते हैं, भूलते नहीं करते, याद रखना डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। ठीक है, dy by dx को ग्राफिकली yx ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। इसलिए कभी भी डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और ऐसे अभी हमने पढ़ लिया कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, वैसे इंटीग्रेशन मतलब एरिया। या डिटेल में लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन y dx को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं, yx ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब एरिया अंडर yx ग्राफ, ठीक है ना। तो बस याद रखना कि कभी भी इंटीग्रेशन को ग्राफ से निकालना है तो क्या करेंगे, yx ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे। तो बस अब कंपेरेटिवली याद रखना है ना, आगे बताएंगे नियम, तब कंपेरेटिवली याद रखना। सॉरी, ये आगे कंपेरेटिवली याद रखना। ये आगे पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो स्लोप निकालेंगे, और इंटीग्रेशन को ग्राफ से निकालना है तो एरिया। जैसे अगले एग्जांपल में वही करने वाले, ठीक है ना। वही कि आगे के लिए कसम खा लेना कि कभी भी डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो क्या निकालेंगे, स्लोप, और कभी भी इंटीग्रेशन को ग्राफ से निकालना है तो एरिया। तो ये चीज तुम ध्यान रखना है। ये मतलब मैथमेटिकल टूल का एक बहुत महान कंसेप्ट है, और तुम मान के चलना कि पूरी फिजिक्स में ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, याद रखना कि पूरी फिजिक्स में ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इन दोनों कंसेप्ट का यूज होता है। मतलब पूरी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो तुरंत स्लोप निकालेंगे, और इंटीग्रेशन को ग्राफ से निकालना है तो एरिया से निकालेंगे। चलो इसी को समझने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि तुमको कंपैरिजन क्लियर हो जाए। तो देखो पहले इसका क्वेश्चन बोल लेता हूँ। देखो इस बार हमको yx का ऐसा ग्राफ दे रखा है जो शुरू में हॉरिजॉन्टल है और बाद में इस टाइप से जा रहा है। ये सारे पॉइंट भी हमको दे रखे हैं, इसमें सारे पॉइंट भी दे रखे हैं। तो बस डराने के लिए हमको दो कंपैरेटिव चीजें पूछी हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में तो हमको पूछा है कि x इक्वल टू 3 पर dy बाय dx कितना होगा, ये पूछा है। और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेशन y dx कितना होगा, वो पूछा है। देखो कोई स्मार्ट पर्सन तो देखते ही समझ गया होगा कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन पूछा है तो तुरंत स्लोप निकाल लेंगे, और सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन पूछा है तो एरिया निकाल लेंगे। तो चलो मैंने बताया नहीं, फिर भी तुम हिम्मत करके ट्राई करो। तो 2 या 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना और इसको तुम खुद ट्राई कर, ठीक, खुद इसको करने का ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर है उसने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। बाकी एक बार फिर भी इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, ठीक देख लेना। वही y और x का ग्राफ दे रखा है। अब हमको दोनों पार्ट पूछे हैं ना, स्टार्ट करते हैं। फिर पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट पे हमको डराने के लिए पूछा है कि x इक्वल टू 3 पर dy बाय dx कितना होगा वो देखना है। मतलब x इक्वल टू 3 इधर ही कहीं होगा ना, ठीक है। x इक्वल टू 3 जो है वो 2 और 4 के बीच इधर ही कहीं होगा, ठीक है। बस फर्स्ट पार्ट पे हमको पूछा है कि x इक्वल टू 3 पर dy बाय dx कितना होगा वो देखना है। फिर हमको अच्छे पता है कि dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो क्या निकालेंगे, स्लोप, है तो वही। ये डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो स्लोप निकालेंगे। तो हमको रटा हुआ है कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। बस तुम आराम से बताओ
कि डराने के लिए x इक्वल 3 पर dy बाय dx पूछा है, मतलब समझ गए कि इनडायरेक्टली x इक्वल 3 पर स्लोप पूछा है तुमको, है ना? मैं लिख देता हूँ, x इक्वल 3 पर dy बाय dx पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली हमको x इक्वल 3 पर स्लोप पूछा है। कंफ्यूज तो नहीं है ना? x इक्वल 3 पर dy बाय dx पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली स्लोप पूछा है, तो बस x इक्वल 3 पर स्लोप निकालेंगे। अब तुम आराम से बताओ कि x इक्वल 3 जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, समझते हो ना? x इक्वल 3 जो है वो इस लाइन पे आ रहा है, मतलब हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है? और स्लोप निकालना क्लास में मैंने चमका करके बताया था कि भाई स्लोप निकालने के लिए इस लाइन से ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। बस स्लोप निकालने का वही फास्ट तरीका कि पहले प्लस माइनस साइन देखेंगे और फिर वैल्यू, पहले प्लस माइनस देखते हैं, तो बस शक्ल देखते ही पता चल रहा है कि लाइन नीचे जा रही है, और लाइन नीचे जा रही है इसलिए स्लोप नेगेटिव। अब स्लोप का मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो हमको पता है कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ये अपने सिंपल शब्दों में बोले तो ये y वाली डिस्टेंस अपन x वाली डिस्टेंस, मतलब y वाली डिस्टेंस तो कितनी है 10 अपन x वाली डिस्टेंस कितनी है 2 और 4 के बीच अंतर मतलब 2, तो बस इसका स्लोप कितना हो गया -10/2 मतलब -5, है ना? और हमको हमको अच्छे पता है कि बताओ एक लाइन का स्लोप सब जगह कांस्टेंट होता है, तो x इक्वल टू 2 से 4 तक जितने ही पॉइंट होंगे सब जगह स्लोप -5 का -5 रहेगा, तो x इक्वल 2.1 पर भी स्लोप -5, x इक्वल टू 2.8 पे भी स्लोप -5, और ये जो x इक्वल 3 है वो भी इसी लाइन पे है, तो x इक्वल 3 पर भी स्लोप कितना होगा -5। तो हम समझ सकते हैं कि बता x इक्वल 3 पर स्लोप -5 है, तो खतरनाक शब्दों में लिख सकते हैं कि x इक्वल 3 पर dy बाय dx भी -5 ही होगा, ठीक? चलो कोई पूछे कि x इक्वल 3.5 पर dy बाय dx, तो द x इक्वल 3.5 पर भी स्लोप -5 है, तो x इक्वल 3.5 पे भी dy बाय dx -5। और कोई मूर्ख x इक्वल 1 पर dy बाय dx पूछे, तो x इक्वल 1 पर स्लोप 0 होगा ना, तो x इक्वल 1 पर स्लोप 0 तो dy बाय dx भी 0। तो पहले भी लग गया था, लेकिन अब बड़ा सा ठप्पा लग गया कि डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो स्लोप निकालेंगे। चलो अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो। ये सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है, सेम वही है, ये वही ग्राफ है। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल 4 तक इंटीग्रेशन y dx कितना होगा वो देखना है। देखो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो स्लोप, और इंटीग्रेशन को ग्राफ से निकालना है तो एरिया, तो हमको रटा हुआ है कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया, बस, है ना? हमको बताया कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो बताओ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेशन y dx निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली हमको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक इस रीजन के नीचे का एरिया निकालना है, तो इधर था x इक्वल टू 0 से 4 तक इंटीग्रेशन करना है, मतलब x इक्वल टू 0 से 4 तक हमको एरिया निकालना है। निकाल सकते हैं ना? फालतू टुकड़ों टुकड़ों में क्यों निकालें, एक साथ ही निकाल लो ना। बस देखते ही बताओ कि x इक्वल टू 0 से, फिर बताओ x इक्वल 0 से 4 तक इस कर्व के नीचे का जो रीजन है और ट्रिपेजियम की फॉर्म में है, तो बताओ इस ट्रिपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो ये लाइन तो कितने की है 4, और इस लाइन की लेंथ कितनी है 2, है ना? वही इस लाइन की लेंथ है 4 और इसकी लेंथ 2, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस तो 4 प्लस 2 मतलब 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 30। बस तुम आराम से बताओ कि x इक्वल 0 से x इक्वल 4 तक इस कर्व के नीचे का एरिया 30 है, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन y dx भी 30 होगा, ये पता चल गया बस, है ना? अब चलो कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x इक्वल 2 से x इक्वल 4 तक पूछे, तो हम समझ गए कि इंटीग्रेशन y dx पूछ रहा हूं तो एरिया पूछ रहा है, लेकिन इस बार x इक्वल 2 से x इक्वल 4 तक इंटीग्रेशन y dx पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली
ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अब x इक्वल 2 से 4 तक एरिया निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। मतलब x इक्वल 2 से 4 तक पार्ट ट्राइंगुलर है तो उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस तो कितना है 2 इंटू हाइट 10, ये 10 हो गया, इजीली निकाल सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, बस इससे पक्का पता चल गया है ना, वही ये जो क्वेश्चन की उससे हमको पक्का पता चल गया, कंफर्म पता चल गया कि कभी भी डिफरेंशिएशन को ग्राफ से निकालना है तो स्लोप निकालेंगे, और कभी भी इंटीग्रेशन को ग्राफ से निकालना है तो एरिया निकालेंगे। ये तो ये हमको कंफर्म पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने इंटीग्रेशन का एक यूज तो देख लिया मतलब पता चल गया कि इंटीग्रेशन से एरिया निकाल सकते हैं। अब चलो अब हम इंटीग्रेशन का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। देखो थोड़ा याद करके बताओ कि डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा याद करके बताओ कि डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। ये तो बोलिए कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तब तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन कई बार हमको उल्टा चलना होता है। मतलब कई बार हमको उल्टा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। और तुम खुद बताओ कि अगर उल्टा चलना हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, वही कि उल्टा चलना हो तो हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब वही एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। ये मतलब उल्टा चलना हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोला पता चल गया ना, याद रखना। ये डिफरेंशिएशन में हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला था, और हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उल्टा चलना हो मतलब उल्टा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब वही एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, या कई बार डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन एक्स वर्ड का यूज करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन से हम उल्टा चल सकते हैं मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ तो इसमें हमको दे रखा है कि m मास का पार्टिकल है, ये रेस से स्टार्ट हो रहा है और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो बताओ रेस से स्टार्ट हो रहा है मतलब स्टार्टिंग में या t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है, और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो अब इस पार्टिकल पर हम फोर्स से एक्सेलरेशन लगाते हैं, और हमको दे रखा है कि पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन लगा रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्सेलरेशन लगा रहे हैं वो किस टाइप से चेंज हो रहा है, a इक्वल टू 12t के टाइप से चेंज कर रहा है। बस हमको देखना है कि किसी भी जनरल t टाइम में एक तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, और दूसरा पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट को कई जगह पोजीशन x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो वही किसी भी जनरल टी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कितना होगा वो देखना है। मतलब वही है ना, वही इनडायरेक्टली इस बार एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब इस बार भी हमको वही एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो देखते ही समझ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले देख चुके थे, उसके लिए तो डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन इस बार उल्टा चल रहे हैं इस बार उल्टा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो तब उल्टा चल रहे हैं मतलब इस बार हमको डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करना होगा।
तो वही तरीका कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आ जाएगा। लेकिन अच्छे से ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस बार बिल्कुल सिस्टमेटिक करना होगा। ठीक है, तो इसको एक बार सिस्टमेटिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक्सलेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि एक्सलेशन कितना है, 12 इंटू टी है, इससे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसको करने का ये तरीका होता है। तो बताओ एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालनी है ना, तो हमको अच्छे से पता है कि एक्सलेशन के अंदर बताओ वेलोसिटी छुपी होती है या नहीं होती है ना, हमको अच्छे पता है कि एक्सलेशन के अंदर वेलोसिटी छुपी होती है। और बताओ एक्सलेशन को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डीवी बाई dt लिख सकते हैं। कहते ध्यान कि एक्सलेशन को खोल करके हम dv बाई dt लिख सकते हैं। अब हमको वेलोसिटी v निकालनी है, तो उसके लिए dt को उधर ट्रांसफर करते हैं। बताओ dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर तो क्या बचेगा, dv इक्वल टू dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12t dt ये हो गया। बताओ बताओ ये तो dv आ गया, मतलब वेलोसिटी में स्मॉल चेंज आ गया ना। ये तो dv मतलब वेलोसिटी में स्मॉल चेंज आ गया। अब हमको पूरी वेलोसिटी निकालनी है, तो पूरी वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और मैंने क्लियरली बताया था कि पूरी फिजिक्स में हम कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट के साथ करेंगे। वही लिमिट रखते हैं, लिमिट रखने की भी स्किल होती है कि देखो इधर dt है तो हम t की लिमिट रखेंगे, है ना। इधर dt है तो हम t की लिमिट रखेंगे, और लिमिट रखने का ये तरीका होता है कि जहां की वैल्यू दे रखी है उसको लोअर लिमिट में, और जहां पर वैल्यूज निकालनी है उसको अपर लिमिट में। तो t इक्वल 0 पर वैल्यूज दे रखी हैं, इससे t लोअर लिमिट में t इक्वल 0, और किसी भी जनरल t टाइम पर वैल्यूज निकालनी है तो अपर लिमिट में t की जगह t रखते हैं। चलो इधर dv है तो v की लिमिट रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। बताओ t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, हमको दे रखा है ना कि t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 है, और किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो किसी भी जनरल t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। बस अब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आराम से बताओ इधर ओनली dv है तो बताओ ओनली dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, बताओ इधर ओनली dv है तो ओनली dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, और लिमिट रख देते हैं v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू इधर 12t dt है। तुम आराम से बताओ आराम से बताओ कि इसमें 12 तो कांस्टेंट है बाहर, और बचा t dt मतलब t की पावर 1 dt, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 मतलब टी स्क्वायर बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो गया, 6t स्क्वायर। तो आगे हम डायरेक्ट करेंगे, 12 बार और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 सॉल्व करेंगे तो 6t स्क्वायर आ गया, और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t रखेंगे। सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलो पहले इधर करते हैं, फिर वही लिमिट रखते हैं। ये पहले इधर लिमिट रखते हैं, कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो तब अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो v आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में v की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू इधर लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो 6t स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0। बस इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये v इक्वल टू कितना आ गया, 6t स्क्वायर। तो वेलोसिटी को टाइम की फॉर्म में निकाल लिया ना, मतलब इसको मैथमेटिकल शब्दों में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t लिखेंगे। तो t टाइम पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 6t स्क्वायर इतनी आ गई। देखो अभी तो हमने देखो अभी तो हमने एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली है, या लिख देता हूं चलो, v इक्वल टू हमारे पास 6t स्क्वायर आ गया ना।
वही देखो कि अभी तक तो हमने एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली है। अब हम वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो बस मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी तो निकाल ली 6t²। अब हमको वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए भी वही तरीका है ना। हमको अच्छे पता है कि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन छुपा होता है। तो बताओ, वेलोसिटी को खोल करके रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ds/t भी बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब dx/t भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, बाकी इसका जो राज है, छोटा सी चीज है, वो मैं रेक्टिलिनियर मोशन में बताऊंगा। बाकी अभी के लिए ध्यान रखना कि वेलोसिटी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ds/t भी बोल सकते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx/t भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बार s की जगह इन्होंने x वर्ड का यूज किया है, तो इस बार वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब dx/dt लिख देते हैं। ठीक है, चलो dt को उधर ट्रांसफर करते हैं। बस dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dx इक्वल टू कितना आ गया, 6t²dt। बस ये तो dx आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में स्मॉल चेंज आ गया। अब पूरा डिस्प्लेसमेंट या पूरा पोजीशन निकालना है तो सिंपली दोनों इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट रखेंगे। अब तो इजीली लिख सकते हैं, इधर dt है तो t की लिमिट t इक्वल टू 0 पर वैल्यूज दे रखी हैं, इसलिए लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल t टाइम पर वैल्यूज निकालनी है अपर लिमिट में। इधर dx है, डरना मत, dx की जगह तुम ds भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में नॉर्मली dx यूज होता है, तो मैंने dx यूज कर लिया, कोई पाप तो नहीं कर दिया ना। बस इधर dx है तो x की लिमिट रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, और किसी भी जनरल t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो किसी भी जनरल t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट x लिख देते हैं। ठीक, चलो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बताओ, इधर ओनली dx है, तो बताओ ओनली dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x, और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x इक्वल टू, इधर करते हैं तो इधर 6 तो कांस्टेंट है बाहर, और t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन t की पावर 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 मतलब t की पावर 3/3, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2t³ और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। चलो लिमिट रख देते हैं। ठीक है, लिमिट रख देते हैं बस। अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो x ही आएगा माइनस, लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा। इक्वल टू, इधर अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो 2t³ माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो इससे x हमारे पास कितना आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 2t³ कितना आ गया, तो बस किसी भी जनरल t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन 2t³ ये आ गया। है ना, तुम घबराना मत, इतना सारा लिखा उससे घबराना मत। सॉरी, इधर बहुत सारा लिखा उससे डरना मत, बस अच्छे ध्यान रखना कि इसमें हमने बस एक ही काम किया है कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेशन करने पर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करने पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकाल लिया। ठीक है ना, ये तुम इजीली इसको कर सकते हो। हाँ देखो बच्चों, अभी तो इसको मैंने सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल डिटेल में किया, लेकिन देखो कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि फालतू इतना डिटेल में क्यों किया। जैसे हम पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे, वैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं। मैं जैसे अगले पेज में इधर कहीं बताया था, ठीक है, तो ध्यान रखना तुम कि अभी हमने डिटेल में किया ना, सॉरी हाँ, कि अभी तो मैंने डिटेल में किया, लेकिन देखो कई लोग सोचते हैं कि जैसे हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया था, वैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं, है ना। कि एक्सप्लेनेशन का एक बार इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी और एक बार और करने पर डिस्प्लेसमेंट, तो कई लोग सोचते हैं कि इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्सलेशन 12t है, तो एक्सलेशन मतलब 12t का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा
6t² तो इससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं और वेलोसिटी या 6t² का वेलोसिटी या 6t² का इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कितना आ जाएगा 2t³ है ना। ऐसे कई लोग सोचते हैं कि इसे डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना, वही कई लोग ऐसे सोचते हैं जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया था वैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मतलब एक्सप्रेशन 12t है तो इसका एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो 6t² है वेलोसिटी और इसका एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो 2t³, ऐसे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते, ठीक है, तो तुम अच्छे से ध्यान रखना है ना। तुम अच्छे से ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में लकीली इनिशियल कंडीशन 0 थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी और इनिशियल पोजीशन भी 0 था। तो याद रखना कि अगर इनिशियल कंडीशन 0 हो तब तो फिर तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, तब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन 0 नहीं, नॉन जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की जगह 5 हो और पार्टिकल ओरिजिन से नहीं x=3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो फिर ये तुम्हारा जुगाड़ काम नहीं करेगा, तो फिर आंसर में थोड़ी सी गलती आ जाएगी। इसीलिए मैंने तुमको अभी, इसीलिए तुमको स्टार्टिंग में क्लियरली बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है वो तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करते, इसमें से सिस्टमेटिक तरीके से ही करते हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो हुई तो फिर तुम्हारी गलती हो जाएगी, ठीक है? कर लोगे ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ करके एक बार खुद करके देखना तो तुमसे इजीली हो जाएगा। तो ये सर हमने कर लिया, बस अब हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं है ना। मैं इसके अगले पेज में लिख देता हूँ, इससे हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं। बताओ डिफरेंशिएशन में तो हमने, हाँ बच्चों देखो अब हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन में तो हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना देखा था, और हमको अच्छे पता है कि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी और वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन। मतलब ऐसा सीधा चलना है तब तो डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा पूछता है कई बार इसका उल्टा पूछता है, मतलब उल्टा एक्सलेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पूछता है। तो हम समझ गए कि अगर उल्टा पूछा है तो अब हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब वही एक्सलेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आ जाएगा। और ये बताया था कि डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट करते हैं लेकिन इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो तो कुछ गलती हो सकती है, इसलिए डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से ही करना होगा। तो ये हमने देख लिया, ठीक है ना, कि डिस्टेंस से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ऐसा सीधा चलना है तो डिफरेंशिएशन और उल्टा चलना है तो इंटीग्रेशन। अब देखो अब देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने केवल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए बताया, लेकिन ध्यान रखना कि अब हम इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, है ना भाई। ये भी तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए किया, लेकिन अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है मतलब, और रेट ऑफ चेंज निकालना हो तब तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर उसका उल्टा चलना हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। बस हम जनरल स्टेटमेंट में ऐसा बोल सकते हैं, है ना भाई। फिर हम जनरलाइज करके ऐसे बोल सकते हैं कि बताओ पूरी फिजिक्स सॉरी यार, हम जनरल स्टेटमेंट में ऐसा बोल सकते हैं कि बताओ पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर उसका उल्टा चलना हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। ये जनरल स्टेटमेंट बोल दिया है, तो ध्यान रखना तुम कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी हमको रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर उसको उल्टा चलना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सिंपल से मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है।
देखो सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे चलो हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है मतलब हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन अगर उल्टा चलना हो तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे ठीक। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल ले रहा हूँ ठीक जैसे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको अच्छे पता है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ये मतलब हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन अगर उल्टा चलना हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो तो फिर हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है ना बस अब तुमको फटाफट पूछे तुम कर सकते हो ना जैसे चलो अब मैं मैकेनिक से हटकर कुछ पूछ रहा हूँ जैसे हमको चार्ज फ्लो दिया हुआ है और उससे करंट निकालनी है तो बताओ क्या करते हैं डिफरेंशिएशन हमको पता है कि करंट होती है रेट ऑफ चार्ज फ्लो तो dq बाई dt तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो चार्ज फ्लो से करंट निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन लेकिन अगर उल्टा चलना हो मतलब करंट से चार्ज फ्लो निकालना हो तो फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे और भी कुछ चीजें बता सकता हूँ जैसे हमको मोमेंटम का एक्सप्रेशन दे रखा है उससे फोर्स निकालना है तो हमको अच्छे पता है हमको मैथमेटिकल टूल में बता चुका हूँ तो हमको अच्छे पता है कि फोर्स हमको अच्छे पता है कि फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई dt तो बस मोमेंटम से फोर्स निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन अगर उल्टा चलना हो मतलब फोर्स से मोमेंटम निकालना हो तो फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे है ना और भी कुछ चीजें पूछूं जैसे हमको वर्क डन दे रखा है और उससे हमको पावर निकालनी ये सब डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में बताया था जैसे हमको वर्क डन दे रखा है और पावर निकालनी है तो हमको है ना हमको अच्छे पता है मैथमेटिकल टूल में बताया था तो हमको अच्छे पता है कि पावर होती है बेसिकली रेट ऑफ वर्क डन मतलब dw बाई dt तो dw बाई dt करेंगे मतलब वर्क डन से पावर निकालनी है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन वर्क डन से पावर निकालनी है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन अगर उल्टा चलना है मतलब पावर से वर्क डन निकालनी है तो हम डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो बस ये जो लिखा हो बिल्कुल परफेक्ट लिखा और याद रखना कि फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कंसेप्ट पढ़ लिया तो फिर फिजिक्स में तुम कहीं भी मैथमेटिकल इस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से कभी भी नहीं घबराओगे पूरी फिजिक्स में ये चीज पता चल जाएगी ठीक है तो ये फिजिक्स का हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लिया और बहुत परफेक्ट शब्दों में लिखा है कि पूरी फिजिक्स में कभी भी रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं ये तो हम डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे ना कि कभी रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन अगर उसका उल्टा चलना है तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कई बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज देन वी विल डू डिफरेंशिएशन और उसका उल्टा चलना है मतलब इफ यू वांट टू डू इट्स रिवर्स देन वी विल डू इंटीग्रेशन बस अब मैं तुमको घुमा करके पूछ रहा हूँ है ना अब कोई लड्डू बेटा ऐसे परोस करके नहीं घुमा करके पूछ रहा हूँ अब तुम अपने दिमाग में डायरेक्ट सोच करके बताना कि उसमें हमको इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है वो तुम डायरेक्ट सोच करके बताना ठीक है जैसे हम पूछो कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे ठीक ऐसे बताओ इस बार हमको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे ये तब भी डिफरेंशिएशन करेंगे हमको पता है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब dv बाई dt करेंगे चलो अब हमको पूछा है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो बताओ क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे ये तो हमको दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसलिए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल रहे हैं उल्टा चल रहे तो इंटीग्रेशन चलो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है या पोजीशन निकालनी है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन दिमाग में आना चाहिए
डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, तो इस बार वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट उल्टा चल रहे हैं तो इंटीग्रेशन है। तब ऐसे घुमा कर पूछो तो तुम कर सकते हो। जैसे बताओ हमको मोमेंटम दे रखा है, उससे फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ये हमको पता बताया था मैंने कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डीपी बाई टी। तो मोमेंटम से फोर्स निकालना है तो डिफरेंशिएशन है। अब अगर कोई पूछे कि फोर्स से मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो तुरंत आना चाहिए कि मोमेंटम से फोर्स निकालना है तो डिफरेंशिएशन। इस बार उल्टा फोर्स से मोमेंटम उल्टा चल रहे हैं तो इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से अब फिजिक्स में इस चीज में कभी भी नहीं घबराओगे। फिजिक्स में इस टाइप की चीजें तुम इजीली कर सकते हो। ये बाकी अभी तो हम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये तो ये हमको याद हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और क्या बोलते हैं, सॉरी, डिफरेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन। और अगर उल्टा चलना है तो इंटीग्रेशन, मतलब एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट। इजीली तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, ये एक क्वेश्चन मैंने किया था, अब इसी का एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन सुन लेना। ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर मैंने किताबी शब्दों में लिख भी दिया है, ठीक है, लेकिन एक बार सुन लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि m मास का कोई पार्टिकल है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस पर फोर्स से एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, और जो फोर्स है एक्सेलरेशन लगा रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, 12t स्क्वायर माइनस 2t इस टाइप से चेंज कर रहा है। बस हमको देखना है, तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल t टाइम पे एक तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। ये मतलब समझ गए तुम, शायद समझ गए होंगे कि इस बार हमको एक्सेलरेशन ही दे रखा है ना, ये वही चीज हो गई। इस बार हमको एक्सेलरेशन दे रखा है तो बस हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, क्या ये हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बस वही तरीका कि एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, लेकिन सिस्टमेटिक करना है। और उसका प्रॉपर रिटर्न क्वेश्चन ये, प्लीज 3 या 4 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देना, खुद ट्राई करना, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। ये खुद ट्राई करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कर लिया होगा, उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ध्यान से। तो देखो हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है, अब ओरिजिन से मतलब t इक्वल 0 पर x इक्वल 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इनिशियली मतलब t इक्वल 0 पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। फोर्स से एक्सेलरेशन लगा रहे हैं जो टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहा है। तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल t टाइम पे इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा, क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा कि इस बार भी हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बस उल्टा चलना है ना, तो वही हम इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो बस वही एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आएगा। तो बस वैसे ही करेंगे, लेकिन क्लियरली बताया था कि डायरेक्ट नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए वही तरीका बताओ। एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी छुपी होती है ना, तो बताओ एक्सेलरेशन को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली dv बाई dt। अब वेलोसिटी v निकालनी है तो dt को उधर ट्रांसफर करेंगे, बताओ dt को उधर, ट्रांसफर, ये क्या हो रहा है, dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर कितना बचेगा, dv इक्वल टू इधर कितना बचेगा, 12t स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt, ये बचेगा। बस
अब हम दोनों इंटीग्रेट करें, है ना। तो डीवी मतलब वेलोसिटी में वेरी स्मॉल चेंज आया। पूरी वेलोसिटी के लिए दोनों इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन लिमिट के साथ करेंगे। dt है तो t की लिमिट, तो था t इक्वल टू 0 पर वैल्यूज दे रखी है, इसलिए लोअर लिमिट में t इक्वल टू 0 और किसी भी जनरल t टाइम पर वैल्यू पूछिए, अपर लिमिट में t की जगह t। इधर dv है तो v की लिमिट इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो बताओ t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी 2, तो t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 2 और किसी भी जनरल t टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो v मान लेते हैं। बस इंटीग्रेट करेंगे, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये बताइए इधर ओनली dv है तो ओनली dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट v इक्वल टू से v इक्वल टू इधर देखना, इधर मैं कचरा इधर लिख रहा हूँ। ये पहली टर्म 12 t स्क्वायर dt, तो 12 बाहर और t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन t की पावर 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1, तो t क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 4t क्यूब माइनस दूसरी टर्म 2t dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर और बचा t dt मतलब t की पावर 1 dt, तो उसका इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 मतलब t स्क्वायर बाय 2, फिर सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर आ गया और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t ये होगी। बस सॉल्व कर सकते हैं ना, तो चलो लिमिट रखते हैं, इधर कर लेता हूँ, लिमिट रखते हैं। पहले इधर अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो v माइनस लोअर लिमिट में v की जगह 2 रखेंगे तो 2 इक्वल टू इधर अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर ये उतर करके आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0, बस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, ये 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। मैं लिख देता हूं कि वेलोसिटी हमारे पास 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इतनी आ गई। तो देखो अभी तक तो हमने एक स्टेप किए मतलब अभी तक तो एक्सलेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाली है। बस अब हम वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकालेंगे। तो हमको पता है कि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट छुपा होता है ना, तो वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ds/t भी बोल सकते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx/t भी लिख सकते हैं। बुक में नॉर्मली x शब्द का यूज होता है तो dx/t लिख देते हैं। बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो dt को उधर ट्रांसफर करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे तो dx इक्वल टू 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू dt ये आ गया। बस ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल चेंज आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे। dt है तो t की लिमिट, तो t इक्वल 0 पर वैल्यू दे रखी है तो लोअर लिमिट में और किसी भी जनरल t टाइम पर वैल्यू निकालनी है तो अपर लिमिट में। इधर dx है तो x की लिमिट इसके अकॉर्डिंग तो बताओ t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसी भी जनरल t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x लिख देता हूँ। बस सॉल्व करते हैं। बताओ इधर ओनली dx है, ओनली dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू इधर करते हैं। तो बताओ पहली टर्म 4t क्यूब dt, 4 बाहर और t की पावर 3 dt का इंटीग्रेशन t की पावर 3 प्लस 1 अपन 3 प्लस 1 मतलब t की पावर 4 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल तो t की पावर 4 आ गया माइनस अगली टर्म t की पावर 2 dt, उसका इंटीग्रेशन t की पावर 2 प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 मतलब t क्यूब बाय 3 प्लस लास्ट टर्म 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर और ओनली dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। बस अब लिमिट रखते हैं। अब मैं फालतू का नहीं लिख रहा हूँ। अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो x ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। इधर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब t की पावर 4 माइनस t क्यूब बाय 3 प्लस 2t
माइनस लोअर लिमिट पे टी की जगह 0 रखेंगे तो 0, फिर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी आ गया, ठीक है ना। बस अच्छे ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना कि अभी मैंने बहुत सारा लिखा है ना, बाकी कंसेप्ट एक ही है कि एक्सलेशन का एक बार इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकाल सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था है ना, मैंने ये भी बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन करना होता है डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करना है तो इसे सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। कई मूर्ख लोग यहाँ भी यही करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास 4t माइनस टी स्क्वायर आएगा, ये +2 तो गायब ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी चमका कर बताया था कि जो डिफरेंशिएशन करने वाला पार्ट है उसमें डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में सिस्टमेटिक करते हैं। अब इस बार इनिशियल कंडीशन 0 नहीं नॉन 0 है, इससे गलती हो सकती है, ठीक, इसलिए तुमको इसी टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। अभी मुझे बताने में टाइम लग गया, लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद इसको फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर इजीली कर सकते हो, ठीक। बस ये चीज हमने देख ली है ना। अब देखो इसको तुम नोट कर लेना, ठीक। देखो अभी तक तो हमने ये वाला कंसेप्ट केवल एक्सलेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया, लेकिन अब ये कंसेप्ट हम पूरी फिजिक्स में बाकी पैरामीटर के लिए भी लगा सकते। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट केवल मैकेनिक्स के लिए लगाया, मतलब एक्सलेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया, लेकिन मैं अभी बताया था कि कंसेप्ट हम केवल मैकेनिक्स में ही नहीं पूरी फिजिक्स में सब जगह लगा सकते हैं, ठीक है। सब जगह वही कंसेप्ट, ये रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएशन, और उसका उल्टा चलना है तो इंटीग्रेशन, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन का, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वैसे तुम 12th में पढ़ोगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम 11th में इसको कर सकते हो, ठीक। तो मैं क्वेश्चन पहले बोल लेता हूँ। इसमें हमको दे रखा है कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर में बहने वाली करंट टाइम के साथ चेंज कर रही है, और कैसे चेंज कर रही है क्वेश्चन में दे रखा है 10 cos 2t की टाइप से करंट चेंज कर रही है। तो हमको पूछा है कि किसी भी जनरल टी टाइम में इस वायर से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है, और हमको इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि t इक्वल 0 पर, मतलब इनिशियली बहने वाला चार्ज 0 है, तो किसी भी जनरल t टाइम तक टोटल कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा वो देखना है, ठीक है ना। तो इसको ट्राई करो, मैं मतलब तुम सॉरी तुम 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना है, ठीक। चलो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने कर लिया होगा, एक बार फिर भी देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही कोई वायर है, उसमें बहने वाली करंट टाइम के साथ चेंज कर रही है, कैसे चेंज कर रही है वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर इस वायर से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है। तो देखो वैसे कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते उसके दिमाग में आ जाएगा कि चार्ज फ्लो से करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, है ना। मैंने मैथमेटिकल टूल में बताया था कि करंट बेसिकली होती है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब dq बाई dt, है ना। करंट होती है बेसिकली रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब dq बाई dt। बस इसे हम बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो से करंट निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन इस बार उल्टा करंट से चार्ज फ्लो निकालना है, तो करंट से चार्ज फ्लो निकालना है तो बस अब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आ गया होगा कि जैसे चार्ज फ्लो से करंट के लिए डिफरेंशिएशन, जैसे करंट से चार्ज फ्लो के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टमेटिक करेंगे। तो एक बहने वाली करंट टाइम के साथ इस टाइम चेंज करिए ना, तो इससे चार्ज फ्लो निकालना है, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। एक बताओ, इन करंट से चार्ज फ्लो निकालना है तो सोच के बताओ कि करंट के अंदर चार्ज फ्लो छुपा होता है या नहीं छुपा होता है। तो हमको पता है कि करंट को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, मतलब dq बाय dt लिख सकते हैं, ठीक है। बस चार्ज फ्लो क्यों निकालना है तो dt को उधर ट्रांसफर करते हैं। बताओ dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dq इक्वल टू कितना आ जाएगा,
ये क्या लिख दिया, सॉरी, dq इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 cos 2t इंटू dt, ठीक, dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा, बस ये तो dq आ गया, मतलब स्मॉल चार्ज फ्लो हो गया। टोटल चार्ज फ्लो के लिए इंटीग्रेट करेंगे लेकिन लिमिट रखेंगे, dt है तो t की लिमिट, t इक्वल टू 0 पर वैल्यूज दे रखी हैं इससे लोअर लिमिट पे, और किसी भी जनरल t टाइम पे वैल्यूज पूछी है इससे अपर लिमिट पे, इधर dq है तो q की लिमिट इसके अकॉर्डिंग। तो बताओ t इक्वल टू 0 पे बहने वाला चार्ज 0 है, और अगर क्वेश्चन में अगर ये नहीं दे रखा हो तो हमको मूर्खों के टाइप से बाय डिफॉल्ट मानना होता है कि कुछ भी नहीं कहा गया तो ये मानेंगे कि t इक्वल टू 0 पर बहने वाला चार्ज 0 है, और किसी भी जनरल t टाइम तक बहने वाला चार्ज निकालना है तो q मान लेते हैं, बस इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इंटीग्रेट करते हैं तो बताओ इधर ओनली dq है, तो ओनली dq का इंटीग्रेशन q, लिमिट q इक्वल टू 0 से q इक्वल टू q इक्वल टू इधर करते हैं, तो चलो बताओ 10 तो बाहर, अब इसका इंटीग्रेट करना है, तुम आराम से बताओ, ये बेचारी सीधी साधी टर्म है, cos t जैसी दिख रही है, बस t की जगह t की लीनियर टर्म आ गई है। तो इंटीग्रेट करने का वही तरीका कि पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर t का कोफिशिएंट नीचे, पहले पूरे का इंटीग्रेशन, तो द cos समथिंग का इंटीग्रेशन तो sin समथिंग समथिंग में 2t इंटू फिर t का कोफिशिएंट 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 5 sin 2t आ जाएगा, और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, चलो लिमिट रखते हैं, इधर अपर लिमिट में q की जगह q रखेंगे तो q माइनस लोअर लिमिट में q की जगह 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू, इधर ये 2 से 2 कैंसिल तो 5 sin 2t ना, तो अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो 5 sin 2t आएगा, माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 5 sin 0, और sin 0 0 होता है, तो इससे किसी भी जनरल t टाइम तक बहने वाला चार्ज हमारे पास कितना आ गया 5 sin 2t। तो इस तरह से पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इजीली कर सकते होंगे। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, अब इसके दो क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें कब इंटीग्रेशन और कब डिफरेंशिएशन करना है वो तुमको करना है दोनों डे। देखो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ, तो इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका मोमेंटम टाइम के साथ चेंज कर रहा है और मोमेंटम किस तरह से चेंज कर रहा है 12 sin 3t minus pi by 3 ऐसे चेंज कर रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमको देखना है कि मोमेंटम इस तरह से चेंज हो तो इस पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है, और ये मैंने मैथमेटिकल टूल में, है ना, ये मैंने मैथमेटिकल टूल में मतलब डिफरेंशिएशन की पहली क्लास में बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई dt होता है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देना और इसको ट्राई करो। चलो अब आगे बढ़े, मैं कर लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा, एक बार देख लेना। तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन दे रखा है, पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देखना है। देखो ये डिफरेंशिएशन की पहली क्लास में मैंने बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई dt, तो उसके लिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। बताओ 12 तो कांस्टेंट है बाहर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो था sin t जैसा है, t की जगह कुछ और आ गया है, तो डिफरेंशिएशन की वही स्किल कि पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का, तो sin समथिंग का तो cos समथिंग, समथिंग में कितना आएगा 3t माइनस पाई बाई 3 इंटू फिर अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो 3t का 3 माइनस पाई बाई 3 कांस्टेंट है और अकेला है तो 0, तो इस पर पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स आ गया, तो 12 इंटू 3 36 cos 3t माइनस पाई बाई 3 इतना आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देख लेना। लिखने की जगह नहीं है, से समझा करके बताया था हमने। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि m मास का कोई पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है
और इसका इनिशियल मोमेंटम 10 न्यूटन इंटू सेकेंड है। इनिशियल मोमेंटम मतलब t इक्वल टू 0 पर इसका मोमेंटम 10 न्यूटन इंटू सेकेंड है। अब देखो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है और हमको दे रखा है कि एक्सटर्नल फोर्स टाइम के साथ किस टाइप से चेंज कर रहा है, ये 24 इंटू टी स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रहा है तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पे इसका मोमेंटम कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना। तो देखो वैसे मेथड तो देखते ही पता चल गया होगा, है ना मेथड देखते ही पता चल गया होगा कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम से फोर्स निकालने के लिए तो डिफरेंशिएशन करना होगा, लेकिन उल्टा इस बार फोर्स से मोमेंटम पूछा है तो फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन करना होगा। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और खुद ट्राई करो इसको चलो अब मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से सभी ने इसको कर लिया होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। वही इनिशियल मोमेंटम 10 है, अब इस पर फोर्स लगा रहे हैं जो टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहा है तो किसी भी जनरल टी टाइम पर इसका मोमेंटम कितना होगा वो देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो तुमको देखते ही एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है देखते ही दिमाग में आ गया होगा कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी होता है ना, मतलब मोमेंटम से फोर्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो फोर्स से मोमेंटम निकालना है, उल्टा चल रहे हैं तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक, लेकिन सिस्टमेटिक करेंगे तो उसके लिए वही चीज कि हमको फोर्स 24 टी स्क्वायर दे रखा है ना, इससे मोमेंटम निकालना है। वही कंसेप्ट कि हमको पता है कि फोर्स के अंदर मोमेंटम छुपा होता है, और बताओ रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या लिख सकते है ना, फोर्स को खोल करके क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी। तो बस मोमेंटम p निकालना है तो dt को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो तब dp इक्वल टू कितना आ गया 24 इंटू टी स्क्वायर, ये 24 टी स्क्वायर dt ये आ गया, ये तो dp आ गया, मतलब मोमेंटम में स्मॉल चेंज आ गया। अब पूरा मोमेंटम निकालने के लिए दोनों इंटीग्रेट लिमिट रखते हैं, dt है तो t की लिमिट t इक्वल टू 0 पर वैल्यूज दे रखी है इससे लोअर लिमिट में, और किसी भी जनरल t टाइम पर वैल्यूज निकालनी है अपर लिमिट में। अब इधर dp है तो मोमेंटम p की लिमिट रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो बताओ हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि t इक्वल 0 पर मतलब इनिशियली मोमेंटम 10 है और किसी भी जनरल t टाइम पर मोमेंटम निकालना है तो p लिख देते हैं, ठीक। चलो बस इंटीग्रेट करते हैं, बताओ इधर ओनली dp है तो ओनली dp का इंटीग्रेशन p, लिमिट p इक्वल 10 से p इक्वल टू p इक्वल टू इधर 24 टी स्क्वायर dt है तो 24 बाहर और t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो 8 टी क्यूब आ गया और लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t बस इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट में p की जगह p रखेंगे तो p माइनस लोअर लिमिट में p की जगह 10 रखेंगे तो 10 इक्वल टू इधर अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो 8t क्यूब माइनस लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0, 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ गया 8t क्यूब प्लस 10। बस ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो शीट में तो बहुत थोड़ा सा दे रखा है लेकिन तुम इसके सारे टाइप की चीजें कर सकते हो। चलो बच्चों देखो इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया हमने पूरा, अब चलो एक बार हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाना है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन एक टर्म को इधर से उधर ट्रांसफर कर लोगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। चलो इंटीग्रेशन के ठीक है ना, इंटीग्रेशन की किसी भी एक फॉर्मूले को मैं डिराइव कर लेता हूं, जैसे चलो हमको हमको इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx इसका इंटीग्रेशन कितना होगा वो देखना है और इस बार इसको हमको डिराइव करना है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को डिराइव करने की स्किल होती है, ठीक, जैसे जैसे हमको 1 बाय एक्स dx इसका इंटीग्रेशन डिराइव करना है ना, देखो उसके लिए हम सोचेंगे, है ना, 1 बाय इसका इंटीग्रेशन करना है
तो उसके लिए हम सोचेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन करें कि 1/x आ जाए, ऐसे सोचेंगे। तो उसके लिए होती है 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो हम सोचेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आएगा, वो सोचेंगे। तो हमको अच्छे से पता है कि बताओ किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। हमको पता है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, बताओ log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है y और वो log x है, ऐसा मान लेते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है y और वो log x है, ऐसा मान लेते हैं। अब चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब dy by dx करते हैं। तो हमको अच्छे पता है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, तो हमको अच्छे पता है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। अब चलो अब हम ऐसा करते हैं कि dx को इधर ट्रांसफर करते हैं, है ना, बेवकूफ बनाने की चीज है। तो ऐसा करते हैं कि dx को इधर ट्रांसफर करते हैं। बताओ dx को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy इक्वल टू 1/x इंटू dx आ गया। अब हमको 1/x dx तो आ गया। अब हमको इंटीग्रेशन 1/x dx देखना है, बस इंटीग्रेशन 1/x dx देखना है। तो उसके लिए LHS और RHS दोनों इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना, कोई इंटीग्रेशन 1/x dx देखना है। तो LHS और RHS दोनों इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तुम बताओ कि ओनली dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y। इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि dy होता है y का छोटा सा टुकड़ा, तो y के सारे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करें तो टोटल y। इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। तो हमको अच्छे पता है कि dy होता है y का छोटा टुकड़ा, तो इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, y। बस हम बोल सकते हैं कि ओनली dy का इंटीग्रेशन कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, RHS में इंटीग्रेशन 1/x dx। और बस लास्ट में y की वैल्यू रख देंगे। तो बताओ हमने y किसको माना था, log x को माना था। बस इससे हमारे पास आ गया कि इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, log x। ठीक है, हमारे पास आ गया कि इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन log x। तो मूर्खों के टाइप से डिराइव भी कर लिया और हमको पता चल गया कि डेरिवेशन नहीं है तो धोखा है ना, बेवकूफ बनाने की चीज है। डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, बस एक टर्म को इधर से उधर ट्रांसफर कर लिया तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया। तो बस हमारे पास आ गया कि 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x। तो ये मूर्खों के टाइप से डिराइव कर लिया। अब देखो डिराइव तो हमने कर लिया, सफिशिएंट है। सॉरी, ठीक है, तो हमने डिराइव तो कर लिया, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। इसमें एक छोटी सी कमी है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जो डेरिवेशन की उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं हम। तो वही इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना था ना। ये तो मैंने बताया था कि इसकी स्किल होती है। तो इसकी स्किल होती है कि हम सोचेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, ये सोचेंगे ना। ठीक है, तो हमको पता है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता, ये हमको पता है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, बताओ log x का डिफरेंशिएशन करने पर। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये आंसर कंप्लीट नहीं है। बताओ केवल log x ही नहीं, बताओ log x plus 3 हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर भी 1/x आता है, सही है ना। तो ध्यान रखना कि केवल log x ही नहीं, log x plus 3 इसका डिफरेंशिएशन करने पर भी 1/x आता है। log x plus 5 हो उसका भी डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। log x plus 50 हो उसका भी डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। या जनरली लिख सकते हैं कि log x plus कांस्टेंट हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। बस अब हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यार, ठीक है। तो बस ठीक है, हमको सोचना था कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, वो सोचना था। तो पहले तो हमने सोचा था कि केवल log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, लेकिन अब हमको पता चल गया है ना, अब हमको पता चल गया कि हमको पता चल गया कि केवल log x ही नहीं, log x plus 3 का डिफरेंशिएशन करने पर भी 1/x आता है। log x plus 100 का डिफरेंशिएशन करने पर भी
1/x आता है। या जनरली बोल सकते हैं कि log x प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर भी 1/x आता है। तो परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट चीज ये होगी कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, नॉट ओनली log x, एक्चुअली log x प्लस कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है। बस अब हम अपने तरीके को रिव्यू करेंगे। तो बस मान लेंगे कि y इक्वल log x नहीं, log x प्लस कांस्टेंट मानेंगे। ये इस कांस्टेंट को c बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये तो हम बोल सकते हैं कि log x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है ना, तो मान लेंगे कि कोई भी क्वांटिटी है y और वो log x प्लस c ऐसा मान लेंगे। पाप तो नहीं है ना, मान तो सकते हैं ना। तो कोई भी क्वांटिटी y और वो log x प्लस c ऐसा मान लेंगे। तो बस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy by dx करेंगे। बताओ, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x और प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, तो dy by dx 1/x। बस आगे तो वही कहानी चलेगी कि dx को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dy इक्वल टू 1/x dx। अब हमको इंटीग्रेशन 1/x dx करना है, तो उसके लिए LHS RHS दोनों इंटीग्रेशन करेंगे। तो RHS में तो इंटीग्रेशन 1/x dx ऐसे ही रहने देते हैं, और LHS में इंटीग्रेशन dy, और हमको पता है कि ओनली dy का इंटीग्रेशन y, उसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ओनली dy का इंटीग्रेशन y। और बताओ अब y को हम क्या लिखेंगे, log x प्लस c लिखेंगे। तो बताओ, इंटीग्रेशन 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, नॉट ओनली log x, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस c आ गया। बस हमने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो हमको पक्का पता चल गया कि 1/x dx इसका इंटीग्रेशन ओनली log x नहीं होता है, log x प्लस 5, log x प्लस 10, ये कुछ भी हो सकते हैं। या जनरली बोले तो इसका इंटीग्रेशन log x प्लस c, जहां c कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट होता है जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि केवल इसी में ही नहीं, ध्यान रखना केवल इसी फॉर्मूले नहीं, हर फॉर्मूले में कभी भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बीमारी की टाइप से ये सी अपने साथ साथ आएगा ही, है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर अब हम इंटीग्रेशन, सॉरी, हम जितनी बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे मूर्खों के टाइप से प्लस सी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जी चलो एक और छोटा सा एग्जांपल, लेकिन अब गधों टाइप से मैं बेवकूफ बनाने वाली डेरिवेशन नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट करूंगा। ठीक, जैसे हमको इंटीग्रेशन cos x dx इसका इंटीग्रेशन देखना था, ठीक है। तो बताओ इस पूरे मेथड से निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमने पहले कैसा लिखा था, sin x लिखा था, और हम लॉजिक ये देते थे, लॉजिक ये देते थे कि क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसीलिए cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है। लेकिन वो चीज थोड़ी सी अधूरी थी, तो हम समझते हैं, है ना, हम समझते हैं कि ओनली sin x का डिफरेंशिएशन करने पर ही cos x नहीं आता है, एक्चुअली sin x प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन करने पर cos x आता है, sin x प्लस 30 का डिफरेंशिएशन करने पर भी cos x आता है, या जनरली sin x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे cos x आता है, ठीक है। पहले अपनी अधूरी बुद्धि थी, लेकिन अब बोल सकते हैं कि ओनली sin x ही नहीं, sin x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर cos x आता है, इसलिए cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस कांस्टेंट होगा। बस अब हम ये लॉजिक अब हर फॉर्मूले में लगा सकते हैं ना, ये वाला लॉजिक हम हर फॉर्मूले में लगा सकते हैं। बस अब डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना, अब मैं मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, क्या रखना कि कभी भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस से लिखना पड़ेगा। ये तो ध्यान रखना, ये पूरी फिजिक्स में कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको महामूर्खों के टाइप से ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस से लिखना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस के टाइप से अपने साथ साथ ही चलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, ये तो घर पे आकर के ऐसा करना कि जितने भी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किए थे ना, जितने भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किए थे उसमें लास्ट में फॉर्मेलिटी करने के लिए महामूर्खों के टाइप से प्लस से लिख देना है, ये ध्यान रखना। अब एक और चीज मैंने ये भी बताया था कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता है वो उसका अपने फिजिक्स में कहीं भी यूज नहीं होता है, बताया था ना कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का अपने फिजिक्स में कहीं भी यूज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो देखना,
ये अपने फिजिक्स में कहीं भी यूज क्यों नहीं होता है वो देखना। तो देखो मैंने तुमको क्लियरली, है ना, मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि पूरी फिजिक्स में हम जितनी भी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिमिटेड इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में हम जितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिमिटेड इंटीग्रेशन करेंगे। और तुम बताओ कि लिमिटेड इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी अपर लिमिट में भी आएगा और प्लस सी लोअर लिमिट में भी आएगा। तो बताओ सी से सी, प्लीज बताओ, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी का अपने फिजिक्स में कहीं भी यूज नहीं होता है, ये नॉनसेंस है। ठीक है, वो सब लास्ट बार बोल रहा हूँ कि जितने भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें फॉर्मेलिटी के लिए प्लस सी हमको लिखना होगा, इसलिए घर पे जा करके सारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मूर्खों के टाइप से लास्ट में प्लस सी चिपका आना। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में अपने यूज नहीं होता है क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें सी से सी कैंसिल होता है। इसलिए मैंने जानबूझ करके इस प्लस सी को छुपा कर रखा, राइट थिंग एट राइट टाइम, लास्ट में बता दिया इस बीमारी को। कर लोगे ना तो ये हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब एक मैं मूर्खतापूर्वक एक क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि अपने इंडिया में ये भी बेवकूफ भरी चीजें पूछते हैं। जैसे बताओ, अगर तुमको पूछे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स कितना होगा, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन में लिखा है कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और बी ऑप्शन में दे रखा है कि इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस थी। तो हमको महामूर्खों के टाइप से कौन सा आंसर लिखना पड़ेगा? बी आंसर लिखना होगा। और हमको महामूर्खों के टाइप से बहाना ये देना पड़ेगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए मर मार करके भी हमको एक प्लस सी लिखना होगा। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपनी शीट में चुन चुन करके इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन कर लेना। कल से हम वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।